हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर में। आज हम इस सेशन में जो है वो इतिहास जो हमारी पॉलिटी है उससे जो संसद का एक टॉपिक आता है। हमारा संसद में हमारा राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा जो तीनों अंग हैं संसद के, उन सभी से संबंधित स्पेशली जो है वो लोकसभा से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हमारा बीपीएससी के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, बीपीएससी के द्वारा समझ लीजिए, जो बीपीएससी के द्वारा जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी प्री हो, मेंस हो, या बीपीएससी सीडीपीओ हो, या बीपीएससी टीआरई 1 2 3 और उसका री एग्ज़ाम हो, उन सभी से जितने भी क्वेश्चन आज तक हमारे एग्ज़ाम में बिहार के बने हुए हैं, उन सभी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर अभी आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे जो है वो सबसे पहले आप सभी तक जो है वो क्लास का नोटिफिकेशन पहुँच जाया करेगा। इसके अलावा जो है वो डेली क्लास की PDF और ई बुक के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं आप। उसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, पॉलिटी के अलावा हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसके अलावा साइंस की जो क्लासेज हैं और ईवीएस की जो है हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और सारी की सारी जो है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो उन सभी को आप देख सकते हैं। और उनका जो प्लेलिस्ट है वो आपका जो है लिंक जो है उनका वो आपका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। तो सेशन का हमारा पहला सवाल है दोस्तों कि लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की जो है वो न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए, आपसे ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो है कि हमारा जो सही विकल्प होगा वो हमारा है 25 साल। देखिए 25 साल जो है वो किसके लिए है, तो वो लोकसभा के लिए है। और राज्यसभा के लिए कितनी है, अगर आपसे राज्यसभा का पूछता है तो राज्यसभा के लिए 30 साल है, याद रखिएगा। 30 साल राज्यसभा के लिए और 25 साल जो है वो लोकसभा के लिए। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो आपका सवाल है वो 45वीं बीपीएससी प्री 2001 और 2 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 84 खा के अनुसार जो है लोकसभा में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 25 वर्ष है, तथा राज्यसभा में जो है वो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है, तो 30 वर्ष है। हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को कितनी आयु से कम का नहीं होना चाहिए। तो आपसे न्यूनतम आयु पूछ रहा है, तो न्यूनतम आयु जो चाहिए वो 25 वर्ष चाहिए। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। और ये आपका सवाल जो है वो 64वीं बीपीएससी प्री 2018 में पूछा गया है। हमारा अगला सवाल है, देखिए फिर से वही क्वेश्चन, एक बार 2017 में पूछा गया, फिर 2018 में पूछा गया। देखिए 63वीं बीपीएससी, फिर 64वीं बीपीएससी, और उसके बाद जो है वो आपका उसके पहले भी जो है वो 45वीं बीपीएससी में पूछा गया था। तो देखिए ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब आपसे यहाँ पूछा जा रहा है कि संसद का सदस्य बनने हेतु जो है वो न्यूनतम उम्र क्या क्या है। ठीक है, तो एक प्रकार से देखिए यहाँ पे जो है वो दो भी जवाब हो सकते हैं, क्योंकि संसद में राज्यसभा और लोकसभा दोनों आता है। तो 25 साल जो होता है वो लोकसभा का होता है और 30 साल जो है वो राज्यसभा का होता है, तो याद रखिएगा। लेकिन जो आयोग ने जो विकल्प माना है वो सी को सही माना है, इसीलिए जो है हम भी सी को मानेंगे। तो इसीलिए हमारा 25 वर्ष जो आयु है वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प सी जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य एवं राष्ट्रपति बनने के लिए जो है वो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आप सभी को बता दूं ये जो क्वेश्चन है वो 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम 2024 में भी बहुत ही ताज़ा क्वेश्चन है, तो ये आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, जो हमारा लोकसभा के लिए होती है वो 25 वर्ष होती है, और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होती है, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष, और राष्ट्रपति के लिए जो होती है वो कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है न्यूनतम आयु। तो याद रखिएगा 25, 30 और 35, इस हिसाब से जो है हमारा ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। देखिए अनुच्छेद 58(1) खा के तहत राष्ट्रपति पद के लिए 35 वर्ष चाहिए, और 84 खा के तहत लोकसभा के लिए जो है वो 25 वर्ष, और राज्यसभा के लिए जो है वो 30 वर्ष का प्रावधान है। इसीलिए जो हमारा है ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन जो है सन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण जो है वो किस वर्ष जो है ऐसे यथावत बना रहेगा। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि बढ़ोतरी जो है वो कब तक नहीं होगी।
तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखें तो हम 2026 तक जो है ये ऐसे बना रहेगा, और इसके बाद जो है वो फिर से आपका सीटें घटाई और बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें संविधान के 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के द्वारा अनुच्छेद 81(3) में जो है संशोधन करके 2000 के स्थान पर लोकसभा में राज्यवार सीटों के आवंटन का निर्धारण वर्ष जो है वो 2026 जो है वो तक संशोधित कर दिया गया है। तब तक लोकसभा में स्थान निर्धारण के लिए 1971 की जनगणना ही आधार होगी। ठीक है, तो ये पुनः जो है इसका जो परिसीमन किया जाएगा वो 2026 में किया गया है। सीटें घटानी है कि बढ़ानी है, इसका निर्णय जो है वो 2026 में परिसीमन के बाद लिया जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा की सीटों का निर्धारण जो है वो परिसीमन आयोग के द्वारा किया जाता है, और इस परिसीमन को किस वर्ष तक रोक दिया गया है। तो अभी मैंने आपसे बताया और अभी आप सभी लोगों ने देखा कि कब तक रोक दिया गया है, तो 2026 तक। 2026 के बाद जो है वो पुनः जो है परिसीमन आयोग जो है इसका जो है सर्वेक्षण करेगा, और उसके बाद जो है सीटें घटाई बढ़ाई जा सकती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा हमारा जो सी विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। और ये जो सवाल है आपका वो 67वीं UPSC री एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया सवाल है। हमारा अगला सवाल है कि वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आप सभी को बताया था कि किसके ऊपर ये आधारित है, तो 1971 की जनगणना के ऊपर जो है ये आधारित है। इसीलिए जो हमारा सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। देखिए, वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए सीटों का जो स्थान है उसका आवंटन जो है 1971 की जनगणना पर आधारित है, तो इसीलिए हमारा जो है सी विकल्प जो है वह सही हो जाएगा। देखिए, आपका अगला जो सवाल है वो है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय मतलब इंग्लिश और इंडियन जो है आंग्ल भारतीय समुदाय से मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है। ठीक है, तो ये जो है वो राष्ट्रपति के पास थी। किसके पास थी, तो राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन अब जो है इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। विकल्प बी हमारा जो है वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो प्रश्नकाल में अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास थी, लेकिन जो है 104वें संविधान संशोधन, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा गया है एग्जाम में और फिर से हो सकता है पूछ लिया जाए। 104वें संविधान संशोधन 2019 के द्वारा अनुच्छेद 334 में संशोधन करके लोकसभा एवं राज्यसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि को 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया। परंतु जो है वो आंग्ल भारतीयों की जो 2 सीटें थी उनको जो है वो निष्प्रभावी कर दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जो है अब बंद हो चुका है, और जो है आंग्ल भारतीय सदस्य जो हैं इनको राष्ट्रपति जो मनोनीत करता था 2 सदस्यों को, अब ये खत्म कर दिया गया। और किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 104वें संविधान संशोधन के द्वारा 2019 में। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व भी भंग किया जा सकता है, तो किसके द्वारा किया जा सकता है, मुख्यतः आपसे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो लोकसभा को जो है वो कौन भंग कर सकता है, तो ये जो हमारा है कि भारत इसमें जो है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर, मंत्रिपरिषद अगर सलाह देता है तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, इसको भंग कर सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद जो है वो भंग नहीं कर सकता है। तो इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए 85(2) के अनुसार जो है अनुच्छेद, इसके अनुसार लोकसभा के कार्यकाल को पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। ऐसा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है। हालांकि यदि मंत्रिपरिषद ने लोकसभा में बहुमत खो दिया तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर लोकसभा को समय पूर्व भंग करने की बजाय राष्ट्रपति नई सरकार बन सकने की संभावना के संदर्भ में जो है वो स्वविवेक का प्रयोग भी कर सकता है। ठीक है, देखिए हमारा अगला जो सवाल है वो है लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। तो दोबारा आपसे वही सवाल पूछा जा रहा है। देखिए पहले 1995 में पूछा गया 40वीं BPSC में, उसके बाद जो है वो फिर से 42वीं BPSC में 1997 से 98 में पूछा गया। तो क्वेश्चन जो करा रहा हूँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है विकल्प डी हमारा जो है ये सही हो जाएगा। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से पुनः कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए तथा वीडियो को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा में सामान्यतः कितने सत्र होते हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है आपका। 67वीं BPSC में पूछा गया, पहले 66वीं में और फिर 67वीं में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लोकसभा में जो है वो 3 सत्र होते हैं। ठीक है, 3 सत्र होते हैं, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प होगा वो सही हो जाएगा। पहला सत्र होता है बजट सत्र जो फरवरी से मई तक चलता है। उसके बाद हमारा मानसून सत्र आता है जो जुलाई से अगस्त तक चलता है। और उसके बाद जो हमारा शीतकालीन सत्र आता है जो नवंबर दिसंबर तक चलता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 सत्र होते हैं।
अगर हम बात करें तो संविधान के अनुच्छेद 85 में संसद के सत्र 17वां साल और विघटन का प्रावधान है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को जो है संसद के प्रत्येक सदन का समय समय पर सत्र बुलाने की शक्ति दी गई है, परंतु राष्ट्रपति द्वारा संसद का सत्र इस प्रकार बुलाया जाना चाहिए कि एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के मध्य जो है वो 6 माह से अधिक का अंतर ना हो। दूसरे शब्दों में एक वर्ष में संसद का कम से कम जो है 2 सत्र बुलाया जाना चाहिए। वैसे भारत की लोकसभा में जो है एक वर्ष में सामान्यतः जो है वो 3 सत्र बुलाए जाते हैं। कौन कौन से? तो बजट सत्र जो है और मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। तो ठीक है, याद रखिएगा 3 सत्र होते हैं सामान्यतः भारत की लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा हमारा अगला सवाल है, लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जा सकते हैं? तो देखिए थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि कम से कम जो है वो 2 सत्र बुलाए जाने ही चाहिए, इसीलिए जो हमारा बी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा कि वर्ष में कम से कम जो है वो 2 बार जो है वो सत्र को बुलाया जाना चाहिए, इसीलिए बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। और ये जो हमारा सवाल है वो 42वीं बीपीएससी प्री 1997 से 98 में पूछा गया सवाल है। देखिए हमारा अगला सवाल जो है वो 39वीं बीपीएससी प्री 1994 में पूछा गया सवाल है कि संसद के 2 सत्रों के बीच जो है अधिकाधिक अंतराल कितना होना चाहिए, दोनों के बीच में जो है समय कितना होना चाहिए। तो आप सभी को पता है कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही आपको बताया कि कितना होना चाहिए, तो 6 महीने का होना चाहिए, इसीलिए हमारा जो बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो है क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और जो एक्सप्लेनेशन है वो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कौन सा राज्य जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो सबसे ज़्यादा सीटें जो लोकसभा की हैं वो हमारे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कितनी हैं? तो 80 सीटें हैं, याद रखिएगा 80 सीटें लोकसभा की जो है वो सर्वाधिक जो है वो उत्तर प्रदेश में है। तो याद रखिएगा डी विकल्प जो है हमारा वो सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो है वो सर्वाधिक प्रतिनिधि जो है वो भेजता है लोकसभा में, और इसमें जो कितनी सीटें हैं? तो 80। इसके बाद जो है वो बंगाल में 42 और मध्य प्रदेश में 29 तथा बिहार में जो है वो 40 सीटें हैं, याद रखिएगा। हमारा अगला सवाल है कि जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? अब देखिए पहले पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, पहले पर कौन है? तो उत्तर प्रदेश। कितनी सीटें हैं? तो 80। उसके बाद बिहार है, सॉरी बिहार नहीं, हमारा बंगाल है। बंगाल कितने पर है? ठीक है, बंगाल कितने पर है? तो हमारा 42। और इसके बाद जो है बिहार जो है वो 40 है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कौन कौन से। देखिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश कितना? 80। उसके अलावा जो है महाराष्ट्र आता है, दूसरे स्थान पर आएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कितनी सीटें हैं? तो 48 सीटें हैं। और उसके बाद हमारा कौन सा आता है? तो बंगाल आता है, कितना? 42। और उसके बाद जो है हमारा बिहार आता है, बिहार में 40 सीट। तो देखिए महाराष्ट्र जो है और बिहार जो है वो दूसरे और तीसरे दर्जे पर है। ठीक है, तो अब देखिए आपको किस ऑप्शन में मिल रहा है? तो थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है, महाराष्ट्र पहले होना चाहिए और बिहार जो है वो बाद में होना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा बिहार और महाराष्ट्र में जो है वो उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज़्यादा सीटें हैं, इसीलिए हमारा ए विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। अब ये जो सवाल है आपका 39वीं बीपीएससी 1994 में आपसे पूछा गया है। ठीक है, प्रश्नकाल के समय 3 नए राज्य नहीं बने थे। ठीक है, उसमें जो है 3 राज्य नहीं बने थे उस समय। बिहार में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 54 थी, इसीलिए जो है वो बिहार आगे दिया गया है। लेकिन आप लोग समझ लीजिए कि पहला जो है वो 80 सीट जो है उत्तर प्रदेश में है और 48 जो है वो महाराष्ट्र में है। ठीक है, और बंगाल में 42 सीट है। उसके बाद जो है वो बिहार में है। अब क्योंकि जो है वो बिहार जो है पहले अलग नहीं हुआ था, ठीक है, झारखंड नहीं बना था, तो दोनों को मिला के आपकी 54 सीट होती थी, तो इसीलिए जो है वो बिहार का नाम पहले दिया गया है। हमारा अगला सवाल है कि यदि लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है, ठीक है, लोकसभा का चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है जब उसे प्राप्त ना हो, तो आपसे एक प्रकार से पूछ रहा है कि कितने वोट जो है अगर नहीं प्राप्त होते, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है वो अपनी जमानत जो है वो खो देता है। तो इसमें जो है कि जो 1/6 भाग होता है वैध मतों का, उतना कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन आपका 1/6 जो है वो कहीं दिया नहीं गया है, इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा उपयुक्त में से कोई नहीं हमारा वो सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो लोकसभा में चुनाव में यदि कोई प्रत्याशी वैध मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता, तब उस उम्मीदवार की जमानत राशि भी जब्त हो जाती है, अर्थात वह अपनी जमानत खो बैठता है। ठीक है, जमानत जब्त का मतलब ये नहीं है कि उसको जेल में बंद कर दिया जाएगा। मतलब जब आप निर्वाचन करते हैं और जब आप नामांकन करते हैं तो उस समय क्या होता है कि एक राशि जमा की जाती है जिसे हम जमानत राशि कहते हैं, और 1/6 भाग का जब आप वोट का जो वैलिड वोट है उसका 1/6 भाग भी नहीं पाते हैं आप, तो उस टाइम पे जो है वो जमानत राशि भी आपकी लौटाई नहीं जाती है और वो जब्त हो जाती है।
ठीक है, तो इसे ही जमानत जब्त होना या खो बैठना कहते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। तो जो पहला आम चुनाव हुआ था वो हमारा कब हुआ था, तो 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था, याद रखिएगा। पहला आम चुनाव जो है 1952 में हुआ था। ठीक है, अगर हम बात करें तो लोकसभा का प्रथम आम चुनाव जो है 25 अक्टूबर 1951 से लेके 21 फरवरी 1952 के मध्य हुआ था। यह चुनाव कुल 489 सीटों के लिए हुआ था। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन जो है वो 13 मई 1952 को हुआ था। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए, 9वीं लोकसभा कब भंग की गई। वैसे क्या है कि ये क्वेश्चन आमतौर पर पूछा नहीं जाता है। ठीक है, अब उस समय क्या था कि ये जो है थोड़ा जल्दी का क्वेश्चन था, पास का 1991 में हुई थी, मार्च 1991 में, तो ये आपसे पूछ लिया गया था। वैसे ये सवाल जो है वो आपसे पूछा नहीं जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि भारत में 12वीं लोकसभा के निर्वाचन हुए थे, तो कब हुए थे। ठीक है, तो ये भी आप एक ही प्रकार से जो है पूछा नहीं जाएगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि जो डी है फरवरी 1998 में जो है वो ऐसा हुआ था। ठीक है, तो इसीलिए जो है डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अभी तक जो है जो TRE 1, 2, 3 और एग्ज़ाम में जो देखने को मिला है, इस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो देखने को नहीं मिलते हैं, तो आपको ज़्यादा इस पर इसको ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा जो है, लोकसभा का नेता कौन होता है। तो लोकसभा का नेता जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है, तो प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए जो हमारा सही विकल्प है वो विकल्प बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, और किसी भी सदन का नेता उस सदन का सदस्य ही होता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा का सदस्य नहीं होता तो लोकसभा में सदन का नेता किसी वरिष्ठ मंत्री को बनाया जाता है जो लोकसभा का सदस्य हो। ठीक है, हमारा अगला जो सवाल है वो है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। तो लोकसभा के स्पीकर का जो निर्वाचन होता है वो किसके द्वारा होता है। तो इसमें क्या है, लोकसभा के सभी सदस्य जो होते हैं उन्हीं के द्वारा जो होता है वो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। इसीलिए हमारा जो सी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें तो लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन जो है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा किया जाता है। वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष जो है वो ओम बिड़ला हैं। ठीक है, ओम बिड़ला। हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो लोकसभा के जो वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं वो कौन है। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जो PM सईद थे वो क्या है कि लोकसभा के जो है वो उपाध्यक्ष थे, लेकिन अभी क्या है, अभी उपाध्यक्ष नहीं है कोई, तो ये सीट जो है वो खाली है। ठीक है, तो इसीलिए हमारा जो डी विकल्प होगा वो हमारा सही हो जाएगा। डी विकल्प हमारा सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपसे वर्तमान में पूछ रहा है। अगर हम बात करें तो 1999 में जो है 1999 में जब ये सवाल पूछा गया था तो उस समय PM सईद थे, लेकिन अब जो है ये पद खाली है, केवल अध्यक्ष का चयन होता है। इसीलिए जो हमारा डी विकल्प है इस समय के अनुसार वो सही हो जाएगा। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि धन विधेयक पेश किया जा सकता है। ठीक है, आपको बताना है कि धन विधेयक कहाँ पेश किया जा सकता है। तो आप सभी को पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आपको कि धन विधेयक जो है वो केवल जो है वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है। कहाँ पे, तो केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। और ये जो आपका सवाल है वो 63वीं BPSC 2017 में पूछा गया सवाल है। अगर हम बात करें तो धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। हमारा अगला सवाल है कि भारत के संसद का व्यय किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत के संसद का जो है व्यय है वो किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है, आपको जवाब देना है। तो इसका जो सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों वो विकल्प जो है ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संसद का जो व्यय है वो संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। तो इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है उपयुक्त में से कोई नहीं, वो हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें तो संसद भारत का सर्वोच्च विधायी निकाय है। ठीक है, अब ये एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं इंपॉर्टेंट जो है वो बता देता हूँ। ठीक है, कि देखिए भारत का जो है संसद का व्यय जो है वो संसद के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। इसीलिए जो हमारा ई विकल्प है वो सही हो जाएगा। देखिए, संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता कौन करता है। तो संसद के जो संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करेगा वो हमारा कौन करेगा, तो लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। बुलाएगा कौन, तो बुलाएगा राष्ट्रपति, लेकिन जो अध्यक्षता करेगा वो करेगा लोकसभा का अध्यक्ष। ठीक है, अनुच्छेद 118(4) के अनुसार
संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो लोकसभा का स्पीकर करेगा। लेकिन याद रखिएगा कि दोनों सदनों की बैठक कौन बुलाता है? तो बैठक हमारा राष्ट्रपति बुलाएगा और अध्यक्षता कौन करेगा? तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है वही अध्यक्षता करेगा। हमारा अगला सवाल है कि संसद में कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, ये जो सवाल है वो आपका 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया है। अभी हाल ही में आपको बताना है कि संसद में जो है वो कटौती प्रस्ताव क्या है। तो सरकार के बजट प्रस्ताव में खर्चों में जो है कटौती के प्रस्ताव को प्रस्तुत करना जो है कटौती प्रस्ताव होता है। इसीलिए हमारा ए विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। भारत सरकार के जो है वो सरकार के बजट के प्रस्ताव में खर्चों में जो है वो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत करना जो है वो कटौती प्रस्ताव है। ठीक है, इसलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। केंद्रीय बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु संसद के निचले सदन लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। इसके द्वारा सरकार के बजट प्रस्तावों में व्यय हेतु प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए इसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। यह कटौती प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं: नीतिगत कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती प्रस्ताव। ठीक है, तो याद रखिएगा 3 प्रकार के होते हैं। देखिए, हमारा अगला सवाल है जो 60वीं से लेकर 62वीं बीपीएससी में पूछा गया है कि एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन से लगातार। अब आप देखिए, आपसे ये भी सवाल है, जब आप बचपन में स्कूल जाते होंगे तो आपका नाम कट जाएगा कितने दिन अगर आप स्कूल नहीं आएंगे। तो वही सेम सवाल यहाँ पूछा जा रहा है। वहाँ पे आपसे पूछा जाता था स्टूडेंट की तरह, यहाँ पे जो है वो एमपी की बात की जा रही है। तो अगर वो जो है लगातार 2 महीने तक जो है वो अनुपस्थित रहता है सदन से, तो जो है वो सदन उसकी जो है वो सदस्यता है जो रद्द की जाएगी और सीट जो है वो रिक्त घोषित कर दी जाएगी। इसीलिए जो हमारा बी विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। अब अगर वो 2 महीने या 60 दिन तक गायब रहता है तो ठीक है। अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो है अनुच्छेद 101(4) के तहत जो है संसद तथा अनुच्छेद 190(4) के तहत राज्य विधानमंडल के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वह 60 दिन की अवधि तक सदन की अनुज्ञा के बिना उसके सभी अधिवेशनों में अनुपस्थित रहता है, परंतु इस अवधि में सदन के सत्रावसान या निरंतर 4 से अधिक दिनों के लिए स्थगित समय को नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है। तो भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है किसका? तो वो जो है केंद्र सरकार का जो है प्रमुख होता है। मैंने पहले भी आपको एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, तो आप सभी को पता होगा कि जो केंद्र सरकार का जो प्रमुख होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसीलिए हमारा बी विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है। ठीक है, तो लोकसभा के अध्यक्ष को प्राप्त है केवल समान मत होने की स्थिति में मतदान का अधिकार, सदन के अन्य सदस्यों की भांति मतदान का अधिकार, 2 मताधिकार, एक सामान्य अवधि में और एक दूसरा समान मत होने पर या मताधिकार का नहीं। तो देखिए, इसमें क्या है, केवल समान मत होने की स्थिति में जो है वो, जैसे मान लीजिए कि किसी संबंध में जो है वो वोट पड़ रहे हैं और 50-50 वोट बराबर पड़ गए, तो ऐसा क्या हुआ कि दोनों का जो है पल्ला समान हो गया। 2 लोग किसी चीज़ के लिए वोटिंग कर रहे हैं और दोनों का जो है वो समान हो गया, तो इस स्थिति में जो है वो लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो अपना वोट दे सकता है। ठीक है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो सही हो जाएगा। और संविधान के अनुच्छेद 101 के अनुसार लोकसभा का अध्यक्ष लोकसभा में किसी विषय पर मतदान नहीं करेगा, किंतु मत बराबर रहने की दिशा में उसका निर्णायक मत जो है वो निर्णायक मत अपना वो दे सकता है और वह उसका प्रयोग करेगा। इस प्रकार समान मत होने की स्थिति में जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष को मतदान करने का अधिकार है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि संविधान का जो है कौन सा अनुच्छेद किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। तो ये जो हमारा विकल्प डी है। ठीक है, अनुच्छेद 102(1)(a) इसमें क्या है कि ये सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है। अब लाभकारी पद है क्या? ठीक है, अब ये देखिए, सबसे पहले देख लीजिए कि 17वीं बीपीएससी 2024 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो संविधान का अनुच्छेद 102(1)(a) के तहत किसी सांसद के लाभकारी पद पर रोक लगाता है और इस अनुच्छेद के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्रहित रहेगा यदि वह भारत सरकार के किसी अन्य राज्य के सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर जिसको धारण करने वाला निर्रहित न होना संसद विधि द्वारा घोषित किया गया हो। ठीक है, कोई लाभ पद धारण करेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि कुछ ऐसे पद हैं जिन्हें भारतीय संविधान में कहा गया है कि सांसद वो काम नहीं कर सकता या उस पद पर नहीं रह सकता, तो उसके तहत जो है
उसका जो है वो डिसीजन लेना पड़ेगा संसद को, और वो जो है ये अनुच्छेद 102(1) और ए में कहा गया है। ठीक है, हमारा अगला सवाल है कि लोकसभा में जो है वो आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व की क्या स्थिति है। तो देखिए, मैंने सभी को कहा, अब सभी को पहले ही क्वेश्चन में बताया था, पहले या दूसरे क्वेश्चन में, कि 104वें संविधान संशोधन जो 2019 में हुआ था, उसके द्वारा क्या है कि इसमें जो है वो जो है जो दो एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जो है वो मनोनीत करता था, उसको क्या है वो ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो इसीलिए याद रखिएगा कि उसको क्या कर दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। तो अब ये जो है वो प्रावधान नहीं रह गया है, इसीलिए जो हमारा ए विकल्प है वो हमारा सही हो जाएगा। तो हमारा सेशन यहीं तक था दोस्तों, ये हमारा आखिरी सवाल था। उम्मीद है कि सेशन आपको पसंद आया होगा और आप सभी ने जो है वो वीडियो को लाइक कर दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया होगा। अब देखिए, आप सभी के लिए आपका एक होमवर्क है, इसका जवाब जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखिए, आपका सवाल क्या है कि राज्यसभा में होते हैं, तो आप राज्यसभा में देखिए कितने सदस्य होते हैं और टोटल कितने सदस्य होते हैं और कितने जो है राष्ट्रपति मनोनीत करता है, उसके संबंध में जो है ये सवाल दिया गया है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है वो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा और इस सवाल का जवाब भी दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही, तब तक के लिए नमस्कार।